तो आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं बाइंडिंग एनर्जी के बारे में और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के बारे में। राइट। देखो, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब सिंपल सा ये होता है कि अगर किसी न्यूक्लियस की बात हम लोग करें तो न्यूक्लियस के जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, उनका कंबाइंड मास जो होता है वो न्यूक्लियस के मास से ज्यादा होता है। यानी कि जब भी न्यूक्लियस फॉर्म होता है, और न्यूक्लियस फॉर्म होने का मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जब एक साथ बांधा जाता है न्यूक्लियस फॉर्म होने के लिए, तो कुछ मास वहां पर गायब हो जाता है जिसको हम लोग मास डिफेक्ट बोल रहे थे। राइट। वही जो मास डिफेक्ट हुआ है, वही जो मास लीक आउट हुआ है, वही मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और उसी को हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होती है वो न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि उस न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक। तो देखो, थियोरेटिकल पॉइंट है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस binding energy of a nucleus may be defined as energy required to break up a nucleus into its constituent proton and neutrons and separate them to such a large distance that they may never interact back to form a न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस के जो कंपोनेंट्स हैं उनको पहले तो न्यूक्लियस को तोड़कर उनके कंपोनेंट्स को इतना दूर करना है कि वो दोबारा कभी इंटरैक्ट करके न्यूक्लियस फॉर्म ना कर पाए। तो इसका मतलब बेटा थ्योरेटिकली ये होता है कि हम उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट करने वाले हैं। बात समझ में आई? तो ये डेफिनेशन है बाइंडिंग एनर्जी। पूछा जाता है भाई बाइंडिंग एनर्जी क्या है, तो बाइंडिंग एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है जिसको प्रोवाइड करने पर हम न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स को अलग कर पाएंगे और इनफाइनाइट डिस्टेंस अलग कर पाएंगे ताकि वो दोबारा कभी भी न्यूक्लियस फॉर्म ना कर पाए। क्लियर? कह रहे सो द बाइंडिंग एनर्जी मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज द सरप्लस एनर्जी विच द न्यूक्लियॉन्स गिव अप बाय virtue ऑफ देयर अट्रैक्शंस when they become bound together to form nucleus। यानी कि जब कोई न्यूक्लियस फॉर्म होता है तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। यानी कि यहां पर जो फॉर्मूला लिखा है या ये जो डेफिनेशन लिखा है, ये डेफिनेशन लिखा है इस फॉर्मूले के बेसिस पर कि भैया बाइंडिंग एनर्जी जो होता है दैट इज डेल्टा एम मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर। क्लियर? डेल्टा एम क्या है? मास डिफेक्ट, और सी स्क्वायर स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर हो गया, तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। उसी को लैंग्वेज में लिखा है कि इट इज सरप्लस एनर्जी, यानी इट इज दैट एक्स्ट्रा एनर्जी विच इज रिलीज्ड व्हेन न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड। अगला देखो, द एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट के बराबर जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी कि जो एनर्जी यहां पे रिलीज होती है, बाइंडिंग एनर्जी जो होती है, वो किस फॉर्म में रिलीज होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में, व्हेन द न्यूक्लियॉन्स कंबाइन टू फॉर्म न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियॉन्स यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जब ये कंबाइन होकर के न्यूक्लियस बनाते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस फॉर्म में रिलीज होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। ठीक। इसके बाद बेटा आता है बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन, यानी इसके डेरिवेशन पार्ट की हम लोग बात करते हैं। तो सिंपल है यार, बाइंडिंग एनर्जी का जो मास डिफेक्ट का जो फॉर्मूला था वो मैंने आपको बताया ही था। मास डिफेक्ट का मतलब क्या है? कंस्टिट्यूएंट्स का मास माइनस न्यूक्लियस का मास। और बोलो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर हम बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं तो दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब चेक करो, प्रोटॉन्स कितने होते हैं किसी न्यूक्लियस में? Z के बराबर। न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? A माइनस जेड के बराबर। ये डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं पिछली क्लास में ही, है ना? माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि ये हो गया बेटा कंपोनेंट्स का मास और ये हो गया न्यूक्लियस का मास। सो कंपोनेंट्स का टोटल मास माइनस न्यूक्लियस का मास, दैट इज नोन एज मास। इसी मास डिफेक्ट में अगर मैं सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? बाइंडिंग एनर्जी। तो ये रहा बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला, दैट इज डेल्टा एम मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर। चेक करो, डेल्टा एम सेम वही चीज है, सी स्क्वायर का बस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यही क्या बन गया हमारा? बाइंडिंग एनर्जी। अब जो एक्सप्रेशन हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी का ये आया है, इस एक्सप्रेशन में थोड़ा सा हम लोग मैनिपुलेशन करना चाहते हैं बस। बाकी एज इट इज इसी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, बस बात खत्म है। ठीक। इसके आगे का जो काम हम कर रहे हैं वो सिर्फ हम उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। जैसे सोचो, अगर मैं इस हिसाब से कहूं कि भाई किसी एटम में क्या क्या चीजें हैं, बताओ?
किसी एटम में बोलो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स है, बस। अगर मैं बोलूं कि एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बात सही है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, वो एक न्यूक्लियस के अंदर की बात हो गई, क्लियर। लेकिन एटम्स को अगर हम देखें तो एटम में दो ही चीज है, एक न्यूक्लियस और एक उसके बाहर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट है। तो जरा सोचो, यहां पर इन्होंने सेम चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बस मेथड थोड़ा सा अलग है। इन्होंने सेम चीज को बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में एक्सप्लेन किया। क्या कि भैया बाइंडिंग एनर्जी अगर मैं इलेक्ट्रॉन की निकालूं, अभी हमने किसकी निकाली बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियस की। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी निकालूंगा तो जरा सोचो क्या होगा, मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस मास ऑफ एटम। बोलो यार, सेम चीज है भैया। एटम के अंदर दो चीजें हैं, क्या क्या, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं कंस्टिट्यूएंट्स का टोटल मास ले लूं और उसमें से एटम का मास घटा दूं, एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर कर दूं, तो क्या ये बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी। किसकी बाइंडिंग एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की, राइट। तो ये हमने बेटा बाइंडिंग एनर्जी लिखा इलेक्ट्रॉन का। ये बड़ा सिंपल सा एक्सप्रेशन है कि मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, z के बराबर, तो z टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस मास ऑफ द एटम मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर। अब जरा कंपेयर करो न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी में, आपके हिसाब से, आपकी नॉलेज के हिसाब से बताओ किसका बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होता होगा। न्यूक्लियस का। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को निकालना तो हम पहले भी इजीली पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कराने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने पढ़ा है। वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी तो चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। बोलो यार, एक्साइट कराने के लिए हमने पढ़ रखा है हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है भाई, E2 माइनस E1 बराबर एच न्यू। एटम्स वाले चैप्टर में पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना, आयनाइज करना, वो आसान है। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, बात खत्म हो गई हाइड्रोजन के लिए, है ना। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी है भाई साहब, ये न्यूक्लियस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी बहुत बहुत कम होती है, इसीलिए जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो लूजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से, और बोलो वही तुम्हारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, और वही हैं जो पूरी केमिस्ट्री की जड़ है। अगर वही इलेक्ट्रॉन ना होते, अगर वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से एकदम खिंचे होते, बाउंड होते, तो बोलो केमिस्ट्री का आधे से ज्यादा पोर्शन खत्म हो जाता। रिएक्शन होती है ना, सारी रिएक्शन की जड़ कौन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आप तो स्टार्टिंग में ही पढ़ते हो भैया, केमिकल बॉन्ड क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, और कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो जरा चेक करो, ये वही इलेक्ट्रॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो लगभग लगभग कितनी है, 0। और अगर ये 0 हो जाएगा तो जरा सोचो एक्सप्रेशन क्या आया हमारे पास, बड़ा सिंपल आया, मास ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू मास ऑफ एटम माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तो हम वैसे ही बोल सकते थे बिना इसके, ये सब हम ना भी करते तो भी बोलो सीधे सीधे हम बोलते मास ऑफ एटम बराबर मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन को इधर भेजो तो क्या बनता, मास ऑफ द न्यूक्लियस इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये बात सही है। तो जो पीछे हमने बाइंडिंग एनर्जी में जो हमने एक्सप्रेशन निकाला था, क्या निकाला था, बाइंडिंग एनर्जी में जो हमने मास ऑफ न्यूक्लियस लिखा हुआ है, क्या इसकी जगह हम मास ऑफ एटम माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं। ठीक है, चेक करो, वही बेटा लिखा गया, कोई नई बात नहीं है इसमें, कुछ नई चीज नहीं है। चेक करो, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस इज मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस का मास, बोलो एटम का मास माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहां क्या था, माइनस। जब माइनस लगाओगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो जरा चेक करो, माइनस मास ऑफ एटम प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू सी स्क्वायर। क्या इतनी बात सही है। अब इसमें भी चेक करो, z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन और z टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या मैं z कॉमन करके उनको एक साथ कर सकता हूं। तो ये दो चीजों को हमने एक साथ कर लिया, ये देखो एज इट इज लिखा है, ये देखो एज इट इज लिखा है, इनटू सी स्क्वायर। सही है। और सोचो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास अगर हम जोड़ रहे हैं, तो पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, बोलो हाइड्रोजन में क्या होता है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन 0। 1h1 की अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन नॉर्मली जब हाइड्रोजन बोलते हैं तो 1h1, क्लियर। 1h1 की अगर मैं बात करूं तो भैया एक ही प्रोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या इसको मास ऑफ हाइड्रोजन लिख सकते हैं। तो ये बन गया बेटा z टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ एटम इनटू सी स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला तुम्हारे पास बाइंडिंग एनर्जी का आया,
इसमें जो टर्म्स है ना उनको तुम कंपैरेटिवली समझते हो, तुम जानते हो हाइड्रोजन का मास क्या है भैया, हम समझते हैं, ठीक। अगर मैं आपसे कहूं न्यूट्रॉन का, ये तो स्टैंडर्ड हो गया। एटम का मास ये भी हम समझते हैं, एटॉमिक मास। लेकिन इसके पहले जो एक्सप्रेशन था हमारे पास जिसमें न्यूक्लियस के मास की बात किया गया था, तो बोलो न्यूक्लियस का मास हमें क्या पता भाई, किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस का क्या मास है हमें क्या पता, हमको तो एटॉमिक मास पता है, मॉलिक्यूलर मास पता है। बोलो यार, तो हमने क्या किया, हमने इस न्यूक्लियस के मास को सिर्फ मैनिपुलेट करके कन्वर्ट कर लिया किसमें, एटम के मास में। तरीका बड़ा सिंपल है, तुम ऐसे लिखो तो थोड़ा ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज डायरेक्ट भी तुम लिखते हो तो भी बात ठीक है भाई। न्यूक्लियस का मास बराबर एटम का मास माइनस इलेक्ट्रॉन्स का मास, क्योंकि एटम के अंदर दो ही चीजें हैं, बाहर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन और अंदर का न्यूक्लियस, दैट्स इट। तो यार ये बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला, अब इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। राइट है, सबसे सिंपल है, आसान है, इसमें कुछ नहीं है, देखने में बड़ा लगता है बट है नहीं कुछ इसमें, आसान सी चीज है। इसके बाद देखो एक डेफिनेशन है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो भैया ये जो बाइंडिंग एनर्जी थी वो न्यूक्लियस की थी, और एक न्यूक्लियस में बोलो मास नंबर ए के बराबर न्यूक्लियॉन्स होते हैं, है ना। तो अगर एक न्यूक्लियॉन के लिए मैं बाइंडिंग एनर्जी पूछूं तो दैट विल बी बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और वो ए के बराबर होता है। तो ये सेम चीज है, चेक कर लो, उसको बस ए से डिवाइड कर दिया, यही क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। अब इसका डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन में हमसे कह रहे हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट वन न्यूक्लियॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। यानी किसी न्यूक्लियस से केवल एक न्यूक्लियॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वही क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। जैसे किसी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी आ गई मान लो फॉर एग्जांपल 400 जूल्स, और उसके अंदर बेटा मान लो 40 न्यूक्लियॉन्स हैं, तो एक के लिए एनर्जी कितनी हुई, 400/40, 10 जूल के बराबर, सीधी सी बात है। वही चीज यहां पे लिखा है, बस और कुछ नई बात नहीं है। कह रहे हैं इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस बाय इट्स मास नंबर एंड द एक्सप्रेशन इज दिस, आपके सामने लिखा हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन गिव्स द मेजर ऑफ फोर्स व्हिच बाइंड्स द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर इनसाइड द न्यूक्लियस। तो बाइंडिंग एनर्जी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बाइंडिंग फोर्स को। और एक चीज बताओ, अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बहुत ज्यादा है, व्हाट डज इट मीन, स्टेबिलिटी बहुत बहुत ज्यादा है। क्या ये बात सही है, बाइंडिंग एनर्जी अगर ज्यादा है मतलब एक न्यूक्लियॉन को निकालने में एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी, और अगर एनर्जी ज्यादा लगेगी तो वो न्यूक्लियस जल्दी टूटने वाला नहीं है, मतलब उसकी स्टेबिलिटी बढ़िया है, वो ज्यादा अच्छा स्टेबल न्यूक्लियस है। आ जाओ न्यूमेरिकल दिखाते हैं, जो न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं। कह रहे कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने आपसे कल कहा था इस चैप्टर में कैलकुलेशन हम मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करते हैं। तरीका क्या था, मास को अगर एएमयू में निकाल लो तो 931 से मल्टीप्लाई करो, बोलो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा। सही है, तो यार जरा देखो, अगर अल्फा पार्टिकल की बात कर रहे हैं बेटा, तो अल्फा पार्टिकल जो होता है क्या वो He2 4 होता है ना। इसमें कितने प्रोटॉन्स होते हैं भाई साहब, अल्फा पार्टिकल्स में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, कितने, ये तो मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस तो डायरेक्ट ही होगा, और ये भी दे दिया गया तो बड़ी अच्छी बात है, ना देते तो हमें रटा है। सही है, अब बेटा बताओ अगर बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है तो क्या किया जाए, बोलो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला बोलो, चलो डायरेक्ट में लिख रहा हूं, एक लाइन में करेंगे। हाँ, Z टाइम्स, सीधे डेटा बोलो तुम। देखो बाइंडिंग एनर्जी समझते हो कि नहीं, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस मल्टीप्लाइड बाई C², समझते हो ना। टोटल प्रोटॉन कितने हैं, तो क्या वो 2 इंटू 1.00785 AMU हो जाएगा। कितने न्यूट्रॉन्स है भाई साहब, तो 2 इंटू 1.8665 हो जाएगा। ये किसका मास हो गया, न्यूट्रॉन का, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, बोलो डायरेक्ट दिया है 4.002800। ये वैल्यू जो सॉल्व करके निकालोगे वो किस में आएगी,
एएमयू में, क्योंकि सारे मास किस में दिए हैं। क्या हमको सीधे सीधे अब यहाँ पे 931 का मल्टीप्लाई करना है? आंसर किस में आएगा? बात समझ में आ रही है? अगर ये केजी में होता और हम सी की वैल्यू रखते 3 × 10⁸, तो क्या ये सॉल्व होके जूल में आता? बोलो यार। जूल को अगर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो कैसे बदलोगे? डिवाइड बाई, नहीं लगेगा भैया। एक चीज बताओ, सुनो, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पिछली क्लास में तो थे तुम कि नहीं थे? थे ना। मैंने पिछली क्लास में आप लोग को एक बात बताई थी कि अगर हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर करते हैं। अगर डेल्टा एम केजी में है, सुनो ध्यान से, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला था डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। अगर ये केजी में होता, स्पीड मीटर पर सेकंड में होती, तो एनर्जी किस में आता? जूल में आता। क्या ये बात सही है? अब अगर ये मास मैं केजी की बजाय एएमयू में ले लूं, राइट, एएमयू में ले लूं, और सी स्क्वायर जो था, ठीक है, उसको मैं कन्वर्ट कर लूं मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मतलब अगर मैं एनर्जी चाहता हूं मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो यहां पे मल्टीप्लाई किसका होता है? सीधे सीधे 930 और 931 निकाल के कल दिखाया था, मतलब पिछली क्लास में। 931 कहां से निकलेगा? ये जो 3 × 10⁸ है उसका स्क्वायर बनेगा। 3 × 10⁸ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, देखो मास तो केजी में जो है सो तो है ही है, ये आंसर जूल में आ रहा था। जूल को अगर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो तरीका क्या था? 1.6 × 10⁻⁻, याद आ रहा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 10⁻⁻19। मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 10⁻⁶ और मतलब 10⁻⁻। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो ये तुम्हारा 931 आएगा। कुछ किताबों में 931.5 भी लिखा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने को ये दिया है तो हम सीधे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 0.5 दिया तो हम उससे करेंगे, हमें क्या दिक्कत है? कुछ समझ में आ रही बात? फिलहाल ये आंसर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैलकुलेटिव होगा थोड़ा सा, बट देख लो एकदम बउआ वाला क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जेईई मेंस में भी मिल जाता है, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में तो मिलेगा ही मिलेगा, एक आध क्वेश्चन आपको। इस चैप्टर से अच्छे खासे मार्क्स का आता है। मैं भी आपको अगली क्लासेस से जब सैंपल पेपर कराऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा एक दिन कि आपका क्या डिवीजन है मार्क्स का। न्यूक्लियाई वाला चैप्टर फ्री फोकट का चैप्टर है, समझ गए? और इनसे अच्छा आता है, और केवल बोर्ड में नहीं, जेईई मेंस जैसे एग्जाम में भी मॉडर्न फिजिक्स से अच्छा खासा आता है। नीट के एग्जाम में मॉडर्न फिजिक्स से अच्छा खासा आता है। और मॉडर्न फिजिक्स में कुछ भी कठिन नहीं होता बेटा, क्योंकि इसमें मैकेनिक्स नहीं घुसाई जा सकती है। जेई और नीट का पेपर थोड़ा मोड़ा कठिन, जेई का पेपर, नीट का तो नॉर्मली होता है, फिर भी अगर मान लो हम ले लें, जेई नीट का पेपर कठिन क्यों होता है? क्योंकि फिजिक्स के हर टॉपिक में मैकेनिक्स घुसा दिया जाता है। बस, जहां एक पार्टिकल ले आएंगे, वो पार्टिकल जेड एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, सिलेंडर ले आए, सिलेंडर रोल करता हुआ आ रहा है, बस गया बच्चा वहीं पे। उसको चाहे जितना आता हो, अगर ये सब चीजें घुसा दिया जाए, टॉर्क और ये वो, उसी में वो कंफ्यूज हो जाता है। बात समझ में आई? इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है सो है, जो अभी पढ़ाया जा रहा है बस सेम यही आएगा। और चेक करो, प्रोटॉन्स का मास बोलो 2 का मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, न्यूट्रॉन्स का मास निकाल लेंगे, न्यूक्लियस का मास दिया हुआ है ना? अगर मास ऑफ, ये टोटल मास था, ये टोटल मास था, हीलियम न्यूक्लियस का मास है, ठीक। डेल्टा एम निकालोगे, डेल्टा एम का मतलब ये हुआ, ठीक। और बाइंडिंग एनर्जी निकालना है तो बस 931 का मल्टीप्लाई करेंगे। जो इन्होंने 4 स्टेप में किया है, हम लोगों ने बोलो सेम चीज को एक लाइन में किया है, और ये ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। काहे को इतना बवाल फालतू लिखें 10 स्टेप हम, ठीक है। अगला देखो, कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द कैल्शियम न्यूक्लियस। गिवन मास ऑफ द कैल्शियम न्यूक्लियस इज दिस, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज दिस, मास ऑफ प्रोटॉन इज दिस। बताओ इसका आंसर डायरेक्ट बोलो क्या आएगा? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कैल्शियम न्यूक्लियस बोलो 20 मास ऑफ प्रोटॉन, 20 मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूक्लियस इनटू, हो गया सॉल्व। अब तो सिर्फ डेटा रखना है। बोलो यार, प्रोटॉन का मास पता है, न्यूट्रॉन का पता है ना?
इसका भी पता है, 931 मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा। आंसर किस में आएगा? मिलियन इलेक्ट्रॉन। कर लेंगे, कैलकुलेशन है खाली, देख लो देख लो। 20 प्रोटॉन का मास बोलो 20 इंटू दिस, 20 न्यूट्रॉन्स का मास बोलो 20 इंटू दिस, टोटल मास कर लेंगे। न्यूक्लियस का मास दिया है, घटा देंगे, ये आएगा, उसमें 931 का मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो ये आएगा। कर लेंगे। अब हमसे क्वेश्चन में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बोला, पर न्यूक्लियन मतलब 40 से डिवाइड कर लेंगे। तो बस इतना सा एक स्टेप और करना है। केवल बाइंडिंग एनर्जी पूछेंगे तो बस यहां तक, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछेंगे तो एक डिवाइड कर दे, इसमें क्या दिक्कत है, कर लेंगे। तो ये आसान चीज है। अगला आता है बेटा इस चैप्टर में आखिरी चीजों में है न्यूक्लियर रिएक्शंस। जब भी कोई रिएक्शन न्यूक्लियस के टूटने या जुड़ने की वजह से होती है तो वहां पर न्यूक्लियर रिएक्शन कहलाता है, और वो न्यूक्लियर रिएक्शन में ढेर सारी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक, तो देखो रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स द चेंज ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस ऑफ वन एलिमेंट इनटू द न्यूक्लियस ऑफ अनदर एलिमेंट। किसी एक एलिमेंट का न्यूक्लियस जब किसी दूसरे एलिमेंट के न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, मतलब न्यूक्लियस का कन्वर्जन होता है, तो उसको हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। इट इज यूजुअली कॉज्ड बाय बम्बार्डिंग द रिएक्टिंग स्पीशीज विद सुटेबल हाई एनर्जी पार्टिकल्स। यानी कि कोई एक मेन स्पीशीज होगा, कोई एक मेन न्यूक्लियस होगा जिसको मेरे को कन्वर्ट कराना है किसी दूसरे न्यूक्लियस में, क्लियर। और इस न्यूक्लियस पर हम लोग बम्बार्डिंग कराएंगे किसी हाई एनर्जी पार्टिकल की। वो पार्टिकल न्यूट्रॉन हो सकता है, वो अल्फा हो सकता है, कोई और पार्टिकल भी हो सकता है। अभी ढेर सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला टाइप का रिएक्शन हो गया न्यूक्लियर फिजन और दूसरा फ्यूजन। सबको पता है फिजन का मतलब एक बड़े न्यूक्लियस का छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाना, फ्यूजन का मतलब छोटे न्यूक्लियस का जोड़ के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाना। फिजन में भी ढेर सारी एनर्जी रिलीज होती है, फ्यूजन में तो उससे भी कई गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, राइट। तो ऊपर वाले ने फ्यूजन का काम खुद ले लिया, फिजन का काम हम लोग को दिया। वो भी हम लोग को क्या, जो साइंटिस्ट वगैरह है नासा वासा में जो परमिशन लेने के बाद करते, केवल उनको दिया टेस्टिंग के लिए। बाकी ये सब चीजें हम लोग के आउट ऑफ कंट्रोल है, ठीक। तो अपने लोग के नॉर्मल इंसान के लिए तो है ही नहीं। तो न्यूक्लियर फिजन देखो क्या है, द फेनोमेना इन विच हैवी न्यूक्लियस है तो बोलो अनस्टेबल होएगा। हैवी न्यूक्लियस जिसका मास नंबर 230 से ज्यादा है, when excited splits into two smaller nucleus of nearly comparable mass is called nuclear fission। जब कोई हैवी न्यूक्लियस टूट जाता है दो या दो से ज्यादा छोटे न्यूक्लियस में, ठीक, तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। इन 1936 जर्मन साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने, नाम देख लो खतरनाक सा है, व्हेन यूरेनियम के लिए मतलब इन लोगों ने रिएक्शन बताई। मैंने बस डाल दिया है, थोड़ा दिमाग में आपके आ जाएगा, बाकी ये पूछा नहीं जाता नाम वाम, ठीक। फिजिक्स में मतलब अपने को सिर्फ इससे है। यूरेनियम 92-235 है, इसमें बम्बार्डमेंट देखो किसका हुआ, न्यूट्रॉन का। और ये यूरेनियम हमारा कन्वर्ट हो गया बेरियम और क्रिप्टन में, ठीक। बेरियम का देखो 56-141 है और क्रिप्टन जो है वो 36-92 है। 3 न्यूट्रॉन्स इस प्रोसेस में बने। एक न्यूट्रॉन से मामला शुरू हुआ था और इस रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन्स एक्स्ट्रा बन गए। और क्यू का मतलब है दिस इज एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। और सोचो एनर्जी अगर रिलीज हो रही है इस तरह के किसी भी रिएक्शन में, तो क्यों एनर्जी रिलीज हो रही है, यहां पे कुछ ना कुछ मास कन्वर्ट हुआ होगा एनर्जी में। और अगर मास कन्वर्ट हुआ एनर्जी में, तो जरा दिमाग से मुझे बताओ, रिएक्टेंट का मास ज्यादा है या प्रोडक्ट का? रिएक्टेंट का। ये रहा होगा 100 किलो, ये बना होगा 95 किलो, इसका मतलब 5 किलो गायब है। वही 5 किलो कन्वर्ट हुआ होगा एनर्जी में, मोटा मोटा मतलब मैंने बताया आपको, राइट। सेम चीज को अभी एएमयू में देखेंगे हम लोग, है वही चीज, क्लियर। तो जरा चेक करो, क्यू वैल्यू ऑफ दिस रिएक्शन इज अबाउट 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक एटम की वजह से, इनफैक्ट एक न्यूक्लियस की वजह से कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर ये 1 मोल हो गया तो इनटू एवोगाड्रो नंबर, बोलो यार, और नंबर ऑफ मोल्स हो गया तो आप समझ रहे हैं, उसी हिसाब से एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। दूसरी बात, एक रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन बनते हैं। अब ये 3 न्यूट्रॉन जाके 3 यूरेनियम को पकड़ेंगे, बोलो
3 न्यूट्रॉन जाके 3 यूरेनियम को पकड़ेंगे बिल्कुल ऐसे, और उनके साथ फिर 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, फिर से बेरियम क्रिप्टन टूटेगा। बोलो यार, कहने का मतलब ये रिएक्शन बहुत तेजी से ऐसे बढ़ती है, एक्सपोनेंशियली। बात समझ में आया? तो उसी हिसाब से जितने ज्यादा फिजन होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, यानी जितने एटम्स होंगे, जितने न्यूक्लियस होंगे, उतना मल्टीप्लाइड बाई 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर देना, तो टोटल एनर्जी रिलीज आ जाएगी। राइट? ये डेफिनेशन, सॉरी, ये जो इक्वेशन है यार, इसको रट लेना आप लोग, ये आपको रटा होना चाहिए। न्यूक्लियर फिजन का इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आया न्यूक्लियर फ्यूजन। तो फ्यूजन का मतलब वही न्यूक्लियस का जोड़ना, जस्ट अपोजिट प्रोसेस ऑफ फिजन। तो जरा देखो, द प्रोसेस इन विच टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। ये प्रोसेस बहुत 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 हाई टेम्परेचर पर होता है, टू फॉर्म अ सिंगल हैवियर न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। The mass of the heavier nucleus formed is less than the sum of masses of the combining nuclei। यानी कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका मास कम है रिएक्टेंट के मासेस से। राइट? द मास डिफेक्ट इज रिलीज्ड एज एनर्जी इन अकॉर्डेंस विद द आइंस्टीन्स मास एनर्जी फॉर्मूला। तो सबको पता है कि एनर्जी कहां से आ रही है भैया, रिएक्टेंट का मास ज्यादा था, प्रोडक्ट का मास कम है, यही मास डिफेक्ट होता है, इसी में सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हैं तो एनर्जी आती है। सही है? सेम चीज है बेटा, देखो 1H1 प्लस 1H1, प्रोटियम प्रोटियम जुड़ता है, 1H2 यानी ड्यूटेरियम फॉर्म करता है, पॉजिट्रॉन E प्लस जो होता है ये पॉजिट्रॉन कहलाता है। ये इलेक्ट्रॉन टाइप का पार्टिकल है, बस इसमें चार्ज पॉजिटिव है। बात समझ में आया? इलेक्ट्रॉन के ही बराबर पॉजिटिव चार्ज लेकर, मास इलेक्ट्रॉन का ही है, इलेक्ट्रॉन के ही बराबर पॉजिटिव चार्ज तो बोलो प्रोटॉन में भी होता है, लेकिन प्रोटॉन का मास 10,000 गुना ज्यादा है। सही है? इसमें क्या है कि मास इलेक्ट्रॉन का ही है, ठीक, चार्ज पॉजिटिव है, तो इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। और ये फ्रीक्वेंसी है, ये मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है, ये यहां दिखा रहे हैं कि जो एनर्जी रिलीज्ड है, ठीक है, वो एनर्जी कितनी मिल गई हमको, 0.42 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही और दिखा रहे हैं कि दो दो ड्यूट्रॉन, बिल्कुल सेम तरीके से दो दो ड्यूट्रॉन जब जुड़ते हैं तो हीलियम बनता है। ठीक है, ये कंबाइन होकर के ये ट्रिटियम भी बना सकते हैं, प्रोटियम ट्रिटियम भी बना सकते हैं। तो इस तरह की, भाई जरूरी नहीं है ना कि प्रोटियम प्रोटियम जुड़ के हमेशा यही बना है ना, या ये और ये जुड़ के हमेशा यही बना है, ये भी बना सकते हैं। तो इसमें ढेर सारी ऐसी रिएक्शंस बढ़ती ही चली जाती हैं न्यूक्लियर फ्यूजन में, और हर एक रिएक्शन में चेक कर लो, यहां एनर्जी निकल रही है, इसमें भी निकल रही है, इसमें भी निकल रही है। मतलब न्यूक्लियस जब भी कंबाइन होकर के कोई दूसरा न्यूक्लियस बनाएगा तो उसमें ढेर सारी एनर्जी रिलीज होना तय है। ठीक, और ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। फिलहाल इसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल आ गया जो आपसे पूछा जा सकता है, बाकी थ्योरी तो एज सच उतना ज्यादा पूछे जाने के चांसेस नहीं है, लेकिन इस तरह का न्यूमेरिकल आ सकता है। न्यूमेरिकल में देखो क्या है, न्यूट्रॉन इज एब्जॉर्ब्ड बाय लिथियम न्यूक्लियस विद सब्सीक्वेंट इमिशन ऑफ अ अल्फा पार्टिकल। यानी कि एक लिथियम का न्यूक्लियस रहा होगा Li36, और कह रहे हैं इसमें न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो गया। न्यूट्रॉन जो होता है बेटा वो 0 1 लिखा जाता है, ठीक, और क्या फॉर्म हो रहा है, अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। अल्फा पार्टिकल यानी कि हीलियम He24 अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अपने को नहीं पता। राइट, बट क्वेश्चन में ही देख लो, इसके अलावा, इसके अलावा और इसके अलावा जो हो वही क्या है, प्रोडक्ट है। दूसरी बात, एक चीज और देखो, इस तरह की किसी भी रिएक्शन में मास तो बैलेंस नहीं होता है, मास तो बैलेंस नहीं है, बट मास नंबर हमेशा बैलेंस्ड होता है। 6 + 1 7, 3 + 4 7। एटॉमिक नंबर देखो, 3 + 0 3, 1 + 2 3। अगर ये बैलेंस्ड है ऊपर नीचे, इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन इज बैलेंस्ड। बात समझ में आई? मास लेकिन बैलेंस नहीं होता। आप कह रहे हैं कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन, भैया एनर्जी बताओ, तो एनर्जी का मतलब यहां पर बाइंडिंग एनर्जी नहीं लिखेंगे। पहली बात, एनर्जी का मतलब यहां पर क्या है, क्यू वैल्यू है, सेम चीज, फार्मूला सेम चीज का है, बट यहां बाइंडिंग एनर्जी नाम नहीं लिखेंगे। बात समझ में आया? इसको बोलेंगे क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। और क्यू वैल्यू रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, मास ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में भैया दो चीजें हैं, ये और ये, है ना, तो इन दोनों का मास जोड़ेंगे, 6.015126 प्लस 0086654 AMU, इनको हम जोड़ेंगे, माइनस इसका और इसका घटाएंगे। कितना है, इसका है भाई
3.016049 माइनस ये 4.002604, क्या ये सही है? रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट का मास मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर का मतलब अगर एमयू में है तो 931, तो आंसर किस में आएगा? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चेक करो इनिशियल मासेस, देखो इसका मास और इसका मास जोड़ेंगे तो ये टोटल इनिशियल मास है, राइट? प्रोडक्ट में देखो ये था और ये था, इनका मास जोड़ेंगे, दिस इज टोटल प्रोडक्ट मास, और दोनों को जब घटाएंगे तो बोलो डेल्टा एम आएगा, और उसमें 931 मल्टीप्लाई करेंगे तो बात समझ में आ गया? तो एनर्जी आ जाएगा, एंड दैट एनर्जी इज इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई डाउट? अगर बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने को आए, क्यू वैल्यू या क्यू फैक्टर, फैक्टर तो नहीं लिखते हैं, वो तो अल्टरनेटिंग करंट में आता है, क्यू वैल्यू अगर लिखने को आए कि भैया क्यू वैल्यू निकालो रिएक्शन का, तो क्या हम निकाल सकते हैं? कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, एकदम एक जैसा है, ठीक? अब यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है भैया, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में डिफरेंस। तो बेटा न्यूक्लियर फिजन का मतलब क्या है? हैवी न्यूक्लियस व्हेन एक्साइटेड गेट्स स्प्लिट अप इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियस। Heavy nucleus is split up into smaller nucleus. Here two lighter nucleus fuse together to form a heavier nucleus. तो ये पहला तो समझ लो डेफिनेशन हो गया। दूसरा, conditions of the high temperature and pressure are not necessary for its occurrence. It can be carried out on Earth. फिजन का जो काम है उसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर या प्रेशर का रिक्वायरमेंट नहीं है। द कंडीशंस ऑफ एक्सट्रीमली हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर आर नेसेसरी फॉर इट्स अकरेंस, सो इट कैन नॉट बी इजिली कैरीड इन लेबोरेटरी ऑन अर्थ। ये इजिली कैरीड आउट नहीं होता है फ्यूजन का काम, इसके लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, और वो सन का होता है, तो सन में ये सब काम होता है। न्यूट्रॉन्स आर द लिंक पार्टिकल्स ऑफ दिस प्रोसेस। मतलब क्या है कि इसको स्टार्ट करने के लिए, फिजन को स्टार्ट करने के लिए न्यूट्रॉन्स का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, और वो आपने अभी देखा था, यूरेनियम पे न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग हुई तब जाके वो थोरियम और उसमें कन्वर्ट हुआ था, ठीक है? फिर कह रहे हैं प्रोटॉन्स आर द लिंक पार्टिकल्स ऑफ दिस प्रोसेस। इसमें फ्यूजन में जो आपको रिएक्शन मैंने बताई वो प्रोटॉन की थी, 1H1 + 1H1 फॉर्म्स 1H2, राइट? फिर देखो इट इज अ क्विक प्रोसेस, फिजन जो है वो क्विक प्रोसेस है, इट अकर्स इन सेवरल स्टेप्स, देयर इज सफिशिएंट टाइम गैप बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेप्स। फिर कह रहे हैं कि हियर एनर्जी अवेलेबल पर न्यूक्लियन इज स्मॉल, अबाउट 0.85 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिजन में जो एनर्जी है वो कम है, जबकि एनर्जी अवेलेबल पर न्यूक्लियन इज लार्ज, दैट इज 6.75 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके कंपैरिजन में चेक कर लो, 10-12 गुना एनर्जी है इसकी, ठीक? देखो, द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूनिट मास ऑफ फिजनेबल मटेरियल इज स्मॉलर देन दैट ऑब्टेन्ड इन द केस ऑफ फ्यूजन। इसमें जो एनर्जी है वो कम है, एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ यूनिट मास ऑफ फ्यूजिबल मटेरियल इज लार्ज। सीधी सी बात है, इसमें एनर्जी कम रिलीज होती है, इसमें एनर्जी ज्यादा। इट प्रोड्यूसेस वेरी हार्मफुल रेडियो एक्टिव वेस्ट, मतलब हार्मफुल रेडिएशंस इसमें होते हैं, एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द फ्यूजन आर हार्मलेस। हार्मलेस, अब देखो सन से जो एनर्जी निकल रही है वो हार्मलेस है, लेकिन हम उतना बना ही नहीं पाते हैं। हालांकि इसमें भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो स्किन के लिए हार्मफुल है। द स्टॉक ऑफ फिजनेबल फ्यूजन इज लिमिटेड, द फ्यूल रिक्वायर्ड फॉर द फ्यूजन इज अवेलेबल इन प्लेंटी। मतलब हाइड्रोजन जो है, जो 1H1 का रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे अपने पास प्लेंटी में है, लेकिन उसकी कंडीशंस हमारे पास नहीं है। उतना ज्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे, बट इसमें हो सकता है, ठीक है? यहां पर जो यूरेनियम चाहिए या जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट चाहिए वो बहुत ही लिमिटेड है। अगर आपको याद हो, अभी 4-6 साल पहले मोदी जी गए थे किसी मुस्लिम कंट्री में, तो वहां से वो कुछ इस तरीके का रेडियो एक्टिव एलिमेंट लाए थे, और उस समय मीडिया में बड़ा चला था कि अब इससे अगले 2000 साल तक बिजली अपने यहाँ कम नहीं होगी, और इस तरीके का आया था, ठीक है? कहने का मतलब ये जो यूरेनियम या इस तरह का जो एलिमेंट होता है, इसका बहुत छोटा क्वांटिटी, मतलब 1-2 किलो 5 किलो जो क्वांटिटी है वो बहुत ह्यूज अमाउंट में एनर्जी कई साल तक रिलीज करता है। क्लियर? तो ये इसका लॉजिक है। तो ये चैप्टर भाई यहीं तक है, ठीक है? तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में मैंने जितने कराए हैं बस यही इतने न्यूमेरिकल आपको करने हैं, इससे ज्यादा आपको इसमें नहीं करना है, राइट?
तो इसको बेटा बंद कर दो।